हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ओके, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, आज हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का ये टॉपिक है। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मैं हूँ प्रशांत। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से कांटेक्ट करके या फिर टेलीग्राम में कांटेक्ट करके आप लोग इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, नोट्स पूरे आपको मिल जाएंगे अच्छे से, बस ज्वाइन हो जाओ। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो गाइज आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग को आज फोकस करना है एंथैल्पी पे। मतलब एंथैल्पी एग्जैक्टली ये न्यू टॉपिक है आप लोगों को केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। एग्जैक्टली भाई एंथैल्पी होता क्या है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे अभी ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा, उसके बाद ना ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे चल के आप लोग को सारी चीजें ऑटोमेटिक समझेंगी और थोड़ा बहुत हम चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब समझ जाएगा। तो ध्यान देना, सपोज मान लो यहाँ पे कोई भी आपके सामने एक मटेरियल है। ठीक है, एक कोई भी ग्लास वगैरह है, इसके अंदर कुछ भी सामान वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी सपोज, और इसके अंदर कोई भी चीज अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज जैसे कोई हीट ऐड कर रहे हो या फिर कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है अपना, इसका हीट क्या होगा, इसका टोटल जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है यानी कि यू, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि जब हम वर्क देते हैं सिस्टम को या फिर हीट अंदर देते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है पार्ट नंबर 1, 2, 3 तो आपको अच्छे समझ रहा है ये। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ रहा है तो एक ही रीजन है कि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है। सो प्लीज जाओ और उसे अच्छे से देख लो। ओके गाइस, चलो तो यहाँ पे अभी हमको एंथैल्पी के बारे में समझना है। बस अभी ये जो बताया ना मैंने, इसको माइंड में रखना और ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। ठीक है, देखो तो एंथैल्पी, पहली बात तो हम इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो एंथैल्पी एक ऐसी चीज है किसी भी सिस्टम की। अब सिस्टम क्या है, किसी भी ग्लास के अंदर आपने कुछ भी फिल करके रखा है यार, जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, वही अपना सिस्टम है। मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से आपको सिस्टम, उसके टाइप्स, सारी चीजें ऑलरेडी बताया है। तो सिस्टम ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ये एग्जैक्टली है क्या, तो टोटल इंटरनल एनर्जी। पहली बात ध्यान देना, फोकस करना पॉइंट पे, जिस की पॉइंट को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम। पीवी वर्क क्या होता है, मैंने बताया था ना, W इक्वल टू पीवी यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये जो वर्क है इससे आता है, हमने पार्ट नंबर 2 की 3 में अच्छे से देखा था पीवी वर्क के बारे में। ठीक है, सो पीवी वर्क जो भी होता है सिस्टम का वो, और टोटल इंटरनल एनर्जी वो, इन दोनों का एडिशन अपना एंथैल्पी होता है। एंड एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो आई थिंक यहाँ पे वेल अंडरस्टैंड आपको हो गया होगा कि भाई एग्जैक्टली एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी मींस यहाँ पे H से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये समेशन होता है, एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। तो पीवी वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ध्यान देना। एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि जो U है इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ध्यान देना अच्छे से, हाँ आपको ये पता भी है, अभी मैंने आपको इसको बताया है। बट व्हाट अबाउट डेल्टा U, तो डेल्टा U मींस होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बात ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो डेल्टा U है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, U2 माइनस U1 यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर आप हीट दोगे तो चेंज हो जाएगी, अगर वर्क करोगे तो चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो तो अभी गाइस ना हम थोड़ा बहुत एंथैल्पी से रिलेटेड सारी चीजों को समझते हैं। अब देखो एक बात तो फिक्स हो गई है, हमको पता चल चुका है कि कोई भी सपोज ये आपके सामने एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जितना टोटल इंटरनल एनर्जी है और ये सिस्टम कितना पीवी वर्क करता है, यही इसका टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंथैल्पी हो जाएगी H। ठीक है, तो अभी एंथैल्पी चेंज भी हो सकती है, बिकॉज मान लो कि पहली इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, U सपोज कुछ भी, अभी मान लो 50 मैंने बोल दिया कि 50 जूल है। ठीक है, बट इन दी सेकेंड केस वो चेंज होके 100 जूल हो जाए तो फिर पूरा एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और एडिशन होता है यहाँ पे एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क का। तो अगर चेंज हुआ तो फिर यहाँ पे एंथैल्पी भी चेंज होगी ना, यानी कि एंथैल्पी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यानी हम डेल्टा H भी निकालेंगे तो यहाँ पे देखो डेल्टा H इज इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी।
समझा कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सिस्टम की यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच होती है, ये बात ध्यान रखना। जहां पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है H2 माइनस H1 होता है, यानी कि वेयर H2 एंड H1 इज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंथैल्पी, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ना यहां तक आपको अच्छे से समझ चुका है, कोई भी यहाँ पे क्लियर कट डाउट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने एंथैल्पी को समझा कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द पीवी वर्क, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि एंथैल्पी भी चेंज हो सकती है बिकॉज इंटरनल एनर्जी को हम चेंज करते हैं, तो ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना। नाउ अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे फॉर इनिशियल स्टेट एंड फॉर द फाइनल स्टेट। वी नो दैट कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क, यही होता है अपना एंथैल्पी। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे मैं ये ले सकता हूं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे। एंड फॉर द फाइनल कंडीशन ये आएगा H2V2 ले लूंगा जो भी है अपने पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नाउ अभी जो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे हमको यहाँ पे चीजें मिली है, तो H1 की और H2 की जो वैल्यू मिली है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली, क्यों नहीं पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू H2 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा U2 प्लस P2V2 और माइनस साइन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे H1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना आसान सा है। पुट करने के बाद माइनस साइन अंदर दूंगा, फिर यहाँ पे जो U2 है तो U2 को एक साथ रख लिया और P2V2 को एक साथ रख लिया और जो माइनस P1V1 है, ठीक है। अब हम लोग को पता है ना यार कि मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो U2 माइनस U1 होता है। मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बताया, देखो चेंज इन एंथैल्पी मींस U2 माइनस U1, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे P2V2 जो है और माइनस P1V1 ये क्या हो गया? चेंज इन पीवी वर्क। तो नॉर्मल पीवी वर्क पीवी होता है, चेंज इन पीवी वर्क मतलब पीवी, ऐसा ब्रैकेट लगा देने का जिससे कि टोटल के लिए डेल्टा है। ये जो डेल है इसे डेल्टा भी कह सकते हो, डेल कह सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चेंज इन यहाँ पे पीवी वर्क और ये आ गया चेंज इन एंथैल्पी। यानी कि हमको देखो पता है कि एंथैल्पी का पूरा जो यहाँ पे फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने क्या पाया कि एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क, ओके। एंड अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, तो क्या बताओगे? तो चेंज इन एंथैल्पी यहां से मिल गया कि चेंज इन एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन, यहाँ पे ध्यान देना, चेंज इन पीवी वर्क, ठीक है, चेंज इन पीवी वर्क। तो ये आ जाएगा, ये हो गया अपना यहाँ पे टोटल अच्छे से चेंज इन एंथैल्पी। तो बस वही है ना, बस चेंज इन एंथैल्पी बोला तो चेंज इन यहाँ पे इंटरनल और चेंज इन यहाँ पे पीवी वर्क, ये दोनों को लेना पड़ेगा, समझा ना अच्छे से। तो ये एकदम आसान सा एक तरीका था। अगर किसी ने एग्जाम वगैरह में पूछ लिया कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जस्ट आपको ये वैल्यू लिखनी है और इसमें आपको इनिशियल फाइनल की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा, ठीक है। बस उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट ये है कि एंथैल्पी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आसान सा यहाँ पे ट्रिक था और कुछ नहीं था। नाउ अब हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं भाई, मतलब कुछ एग्जैक्टली कंडीशंस को समझते हैं अभी, ठीक है, एग्जैक्ट कंडीशन को जानेंगे, ठीक है। तो देखो अभी ये सपोज आपके सामने एक बीकर है या सिलेंडर मान लो आप, ठीक है। तो इसके अंदर ना कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसके पास से ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है जिसके थ्रू हम इस गैस को अंदर क्या कर सकते हैं? कंप्रेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो बाहर का प्रेशर है उसे मैं पी एक्सटर्नल कहूंगा और जो मेरे अंदर का प्रेशर है वो पी रहेगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि फॉर द आइसोबोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए जो यहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर क्या होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये कांस्टेंट होते हैं, यानी कि प्रेशर सब सेम रहेगा, चाहे वो एक्सटर्नल सराउंडिंग का प्रेशर हो, चाहे वो इंटरनल अपने गैस का प्रेशर हो, वो सब इक्वल रहेगा, ये हम लोग को पता है। तो वी नो दैट अभी हमने इसको डिराइव किया है कि चेंज इन एंथैल्पी, देखो आप यहाँ से देख सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पीवी अपने को यहाँ पे मिला है। तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। और इसमें जो यहाँ पे पी डेल्टा वी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो पी डेल्टा वी, अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ फॉर्म में लिखूं, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, हमने इसकी पहली वाली वीडियो में आइसोबेरिक प्रोसेस में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए था, ठीक है। मैं इस चीज को आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे देखो इस तरीके से आइसोबेरिक प्रोसेस में हमने इसे यहाँ पे प्रूफ किया था पिछले वाली वीडियो में। सो प्लीज जाके उस वीडियो को समझ लेना, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये आपको पूरा जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है ये इसके पहले वाली पार्ट नंबर 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो QP इजिकल टू डेल्टा व्यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। बस पी के जगह में यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिख दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया है,
ठीक है, यहाँ पे देखो P की जगह में P एक्सटर्नल आ गया, जो ये यहाँ पे P है उसके जगह में यहाँ पे क्या आ गया है, P एक्सटर्नल आ गया है इस P के जगह में। बिकॉज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बिकॉज आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो P की जगह में P एक्सटर्नल भी लिख सकता हूं ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस वाले प्रोसेस से यहाँ पे देखो P एक्सटर्नल के जगह में हमने P लिख दिया वापस से और QP ला दिया यहाँ पे QP। ठीक है, वो वाला इक्वेशन जो अपने पास था वहां से QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V मिला था, उसमें P एक्सटर्नल के जगह में हम यहाँ पे ये P लिख सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर में P एक्सटर्नल चाहे बाहर का प्रेशर हो चाहे अंदर का प्रेशर हो दोनों सेम आएगा, तो यहाँ पे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ जाएगा। समझा, यानी फाइनली हम लोग को ये इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V और यहाँ पे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, ये चीज समझो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डेल्टा H है और यहाँ पे जो हीट है यानी कि हीट ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, आइसोबेरिक प्रेशर में जो QP होती है ये हीट होती है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी ऐसा लिख सकता हूं ना मैं यार, यहाँ पे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से QP इज इक्वल टू डेल्टा H आ गया कि नहीं आ गया, और ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं बताई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो, तो इस चीज को आपको समझ चुके रहोगे कि डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल टू दी, यहाँ पे ध्यान देना, हीट ट्रांसफॉर्म्ड, यानी QP क्या होता है, हीट ट्रांसफॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ के रखना है, मतलब फाइनली हम लोग को मिला क्या है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमको सारी चीजें समझनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो, हम लोग को कंडीशन पे देखना है, कांस्टेंट प्रेशर में सारी चीजें देखनी है। कांस्टेंट प्रेशर में हमारी जो चीजें होती है सारे प्रेशर नॉर्मल होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर हो चाहे अंदर का प्रेशर हो। तो फिर अभी अभी हमने देखा कि चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला ये होता है, एंड इसके पहले आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए हमने डिराइव किया था QP इज इक्वल टू डेल्टा U P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है इसके जगह में मैं P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो P लिख सकता हूँ, तो मैंने P लिख दिया। नाउ अब जैसे ही ये लिखा तो हम लोग को सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना। कैसे, तो एकदम सिंपल तरीके से QP इज इक्वल टू डेल्टा U P डेल्टा V होता है ये वाला, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो तो QV, यहाँ पे जो QP का फॉर्मूला दिया है अपने को पता है QP, ठीक है, और QP इतना आया, और यही चीज तो हमें चेंज इन एंथैल्पी में भी मिली थी यानी डेल्टा H। तो ये QP और डेल्टा H दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, फिर कंक्लूजन हमको यही मिलेगा कि डेल्टा H एंड QP आर इक्वल, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी आई मीन डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या हो गया, डेल्टा H हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि QP Q क्या होता है, हीट ट्रांसफॉर्म, चाहे तो सिस्टम में हीट आए या फिर सिस्टम से हीट जाए, यही होता है Q। समझा, और अगर QP की बात करूं तो हीट ट्रांसफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये QP हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझ के रखना है, और जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फाइनली चेंज इन एंथैल्पी का एक और रिलेशन मिला कि चेंज इन एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की उतनी होती है जितना कि एट कांस्टेंट प्रेशर में कोई भी हम हीट को आगे पीछे ट्रांसफर करते हैं, यानी कि P एक्सटर्नल और यहाँ पे जो अंदर का प्रेशर P है, ये दोनों का बाहर और अंदर का प्रेशर सेम रहेगा, और उस वक्त जो ये अपनी गैस कितना हीट बाहर देती है फिर कितना हीट बाहर से अंदर लेती है। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी। फिर ठीक है, जितना अंदर लेगी वही टोटल एंथैल्पी की इक्वल रहेगा। तो यही चीज हमने सीखा अभी। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे दूसरा रिलेशन यहाँ पे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। हम लोग को ये समझना है। तो हमने अभी अभी देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन एंथैल्पी होती है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आता है, हमने अभी अभी ये देखा है अच्छे से। नाउ अगर मान लो हमने बोला कि अगर सपोज कांस्टेंट यानी कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है किसी भी सिस्टम का, मान लो आपके सामने यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसके अंदर जो गैस है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हम डेल्टा V हमेशा 0 लेते हैं, और जब हम इसमें डेल्टा V की जगह में 0 पुट करेंगे तो हम लोग को फाइनली मिलेगा क्या, हम लोग को डेल्टा H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी की इक्वल मिल जाएगा। तो अगर MCQ वगैरह में पूछता है कभी कभी कि इंथैल्पी के केस में अगर कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी कितनी होगी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार कि अगर डेल्टा H इज इक्वल टू अपना चेंज इन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी का क्या होता है फॉर्मूला कि समेशन ऑफ, अभी चेंज इन एंथैल्पी की बात चल रही है तो समेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन PV वर्क। समझा कि नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे PV वर्क आ जाएगा चेंज इन,
बट अगर इसी केस में मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो डेल्टा यू और कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, ओनली वॉल्यूम चेंज होगा। समझा कि नहीं? पी डेल्टा वी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अपना वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे डेल्टा यू और ये पूरा जीरो हो गया और यहाँ पे डेल्टा एच आ जाएगा इस तरीके से। तो अपने को फाइनली ये मिल गया, ठीक है। यानी कि ये वाला अपने को इक्वेशन लिख के दिखाना होगा, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। नाउ बट अगर सपोज डेल्टा वी को कैन हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर चेंज इन वॉल्यूम को अगर हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं गैस के केसेस में, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मली सॉलिड या फिर लिक्विड की केस की, तो लिक्विड और सॉलिड केस में क्या होता है भाई, जितना वॉल्यूम रहेगा ना, अगर देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो अगर जितना भी इसके अंदर आपने मॉलिक्यूल ये फिल करके रखा है गैस में, ठीक है, मान लो कोई लिक्विड या फिर आपने सॉलिड फिल किया हुआ है, तो वो जितना है उतना ही रहेगा ना, वो चेंज होगा क्या, मतलब ऑटोमेटिकली लिक्विड ऐसा बढ़ जाएगा थोड़ी, ये इंक्रीज नहीं होगा उसका अमाउंट, और ना ही यहाँ पे किसी सॉलिड का अमाउंट इंक्रीज होगा। बट अगर मैं यही कोई भी अगर नॉर्मल सी गैस फिल कर दूं, अगर मैं यहाँ पे गैस फिल करूं तो ये गैस क्या होगी, गैस आगे मूव भी करेगी और ये पूरा कंटेनर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, ठीक है, पूरा कंटेनर। यानी कि इसका मतलब ये बात फिक्स हो गई कि फॉर दी गैस के लिए जो डेल्टा वी होता है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, ये फिक्स नहीं हो सकता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही भाई, और डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा गैस के लिए वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखना। उसके लिए हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो फॉर द गैस के लिए यहाँ पे जो डेल्टा वी रहेगा वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेल्टा यू यहाँ से आ गया, डेल्टा यू प्लस, फिर ये देखो क्या देके रखा है, पी देके रखा है, ये पी आ गया, फिर डेल्टा वी मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। फिर जब यहाँ पे P से मल्टीप्लाई करूंगा तो PV2 माइनस PV1 बन जाएगा, और ये डेल्टा U और ये डेल्टा H इस तरीके से आ गया भाई। P को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो PV2 माइनस PV1 बन गया। और नाउ हमने यहाँ पे सारी कंडीशन आइडियल गैस के लिए देखी थी। कौन सी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ आइडियल गैस हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है, ये तो अपना आइडियल गैस के लिए आइडियल इक्वेशन है, ठीक है। तो PV1 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर देखो अपना क्या है भाई, प्रेशर अपना कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ही ओनली 1 2 3 ले सकता हूं, ठीक है। तो PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT, ठीक है। और यहां से PV1 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा और PV2 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, और जब पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, N2RT माइनस N1RT, RT इज कांस्टेंट तो अंदर क्या आएगा, N2 माइनस N1, और डेल्टा N यानी कि देखो डेल्टा N मतलब क्या होता है, N2 माइनस N1 होता है। ये तो सिंपल सा परफेक्ट है, अपना फंडा है, ठीक है। तो डेल्टा NRT यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि अगर कॉन्स्टेंटली मैं बात करूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT मिल गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना फाइनल कंडीशन, फाइनल रिलेशन, यानी कि डेल्टा V एंड डेल्टा H का जो यहाँ पे परफेक्ट रिलेशन था, इस डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, इन दोनों का जो रिलेशन कुछ इस तरीके से मिला। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई N क्या है, तो N होता है अपना नंबर ऑफ मोल। कोई भी गैस है अगर वो रिएक्शन कर रही है या कुछ भी परफॉर्म हो रहा है तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ मोल रहेगा ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट उसका रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल उसके अंदर रहेंगे ना, तो वो इसीलिए यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल हमने ले लिया, यानी N1 N N2 इज द नंबर ऑफ मोल फॉर द सेकेंड गैस एंड फर्स्ट गैस, इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। और अगर डेल्टा एन की बात करूं तो डेल्टा एन क्या होता है, यानी डेल जो एन है यहाँ पे डेल्टा एन, वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, किसी भी गैस के लिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल है जो वो चेंज हुए, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के टाइम पे, यानी N2 N1 कितना हो गया, N1 से N2 में कितना चेंज हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब रिएक्शन करने से पहले N1 था, रिएक्शन करने के बाद N2 हो गया, तो फिर अगर सपोज रिएक्शन करने के बाद 100 हो गया और पहले 50 था, तो कितना चेंज हुआ, 100 माइनस 50 यानी 50, तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को समझ के रखना था। तो बहुत ही आसान था, बस आपको ये फॉर्मूला याद करने यार, बस एक बार फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप सारी चीजें कवर हो जाती है और बहुत ही आसान, बहुत ही चिंदी सा हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो बस आपको इतना सा फोकस करना है कि आपको फॉर्मूला मतलब एंथैल्पी का फॉर्मूला बस इतना याद रखो, और अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग को ऑटोमेटिकली उसका डेफिनेशन भी याद आ जाएगी। कैसे, तो अगर इसी इक्वेशन से मैं बात करूं, किसी ने आपसे पूछ लिया तो क्या बताओगे
कि चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज नथिंग बट समेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन पीवी वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता तो हम क्या लिखते, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते, देखो ना डेल्टा, जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसा जो साइन है, ट्रायंगल वाला साइन, उसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और किसी चीज को चेंज करना होता है तभी हम उसको लिखते हैं, तो डेल्टा देखो पहले है और इस वाली कंडीशन में बाद में है। ये जो कंडीशन है कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट की कंडीशन है, यानी कि जब अपना प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तब की ये कंडीशन है। तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे गाइस। जब यहाँ पे हम लोग वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इसकी बात करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनमें कितना वर्क हो रहा है, यानी कितना वर्क डन हो रहा है बाय द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये बात समझना अच्छे से, ठीक है। तो एक बात और फिर अच्छे से आपको बता दूं, सपोज यहाँ पे सिस्टम है, ध्यान देना अच्छे से। तो सिस्टम अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो या मतलब सपोज अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे या तो फिर इनके बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो जब बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हम हीट देते हैं ना, यानी कि जो अपना क्यू है वो अंदर जाएगा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। और जब यहां से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो वो हीट रिलीज करता है, यानी कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये बात ध्यान रखो, तो अपनी हीट जो है रिलीज होती है बाहर, ठीक है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से सिस्टम में से, ठीक है। तो अभी यही कुछ हम एंथैल्पी में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट फिर भी यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह हो रही है तो सिस्टम अपना कुछ वर्क भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे सिस्टम की अभी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिलेंडर वाले सिस्टम की बात करेंगे जहां पे हमको पीवी वर्क परफॉर्म करना है, यानी कि कुछ उसकी वॉल्यूम भी रहेगी और फिर इस गैस है, मान लो ये गैस है तो इस गैस का यहाँ पे प्रेशर भी कुछ ना कुछ समथिंग रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि पीवी वर्क इक्वल टू कितना होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर की, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल और P इक्वल रहते हैं। हम लोग को पता है ना कि मैंने इसके पहले आपको दिखाया था ना कि जो बाहर का प्रेशर है, यानी कि बाहर का जो P एक्सटर्नल प्रेशर है और जो अंदर का P प्रेशर है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है इसकी जगह पे मैं P ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे P ले लिया, एंड डेल्टा V की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, V2 माइनस V1 ले सकता हूँ। तो अपने को वर्क क्या मिलेगा, माइनस PV2 एंड प्लस PV1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसका नाम दे दिया, इस तरीके से अपने को वर्क मिल गया। नाउ फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन PV1 इज इक्वल टू N1RT और PV2 इज इक्वल टू N2RT, बिकॉज ये किसके लिए कंडीशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। P अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो हम फिर ऐसा लिखते P1 V1 लिखते, बट प्रेशर कांस्टेंट है तो ओनली PV1 बिकॉज वॉल्यूम चेंजिंग, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नाउ अभी यही जो अपने को P1 V1 यहाँ पे जो PV1 एंड PV2 का जो भी इक्वेशन मिला है, यही इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मतलब जो PV1 एंड PV2 जो ये है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे तो अपने को वर्ग का ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से RT कॉमन लूंगा तो अंदर क्या मिलेगा, माइनस N2 प्लस N1। और जब इनमें से यहाँ पे फोकस करना बहुत सारे लोगों को यहाँ से नहीं समझता है, तो ध्यान देना अच्छे से, अभी ये बहुत लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, मैथमेटिक्स यार, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा जैसे ही, तो जैसे ही मैथ्स कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा, N2 माइनस N1, ठीक है। या तो आप इसको इस माइनस को अंदर दे के भी देख सकते हो, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे, तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, N2 माइनस N1। एंड वी नो दैट कि N2 माइनस N1 क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, N2 माइनस N1 क्या होता है, डेल्टा N होता है। तो RT तो टेम्परेचर तो अपना कांस्टेंट ही है और माइनस साइन यहाँ पे रहेगा और W इस तरीके से अपने को यहाँ पे मिल गया। सो नाउ अब गाइस हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे बहुत सारी, ठीक है। इन कंडीशन पे हमें वर्क करना है और इसी के हिसाब से हम अपने रिएक्शन का पता लगा लेंगे कि कब हीट आ रही है, कब हीट जा रही है। ओनली यहाँ पे कौन बताएगा, नंबर ऑफ मोल बताने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी से सारी चीजों को समझना और बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। ये जो सारे केसेस है ना, ये केसेस के थ्रू हम सारी चीजों को ऑटोमेटिकली समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1 ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर यहाँ पे RT ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करते हैं, अभी ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो माइनस N2 माइनस N1 RT ये दिया हुआ है। अगर मान लो इस कंडीशन में यहाँ पे पहला केस देखता हूं, N2 माइनस जो अपना N2 है वो ग्रेटर है N1 से, यानी कि माइनस साइन मान लो मैंने N2 को 5 मान लिया और N1 को यहाँ पे 4 मान लिया,
और अंदर RT दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा -1 RT। ये क्या बन जाएगा -RT W, यानी कि जो वर्क आया वो क्या आया निगेटिव। कैसा आएगा वर्क निगेटिव। तो निगेटिव वर्क मतलब कि वो 0 से छोटा है, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू -1 -2 -3 ऐसे होती है, और 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 ऐसे होती है। यहाँ पे वर्क क्या आया निगेटिव। एंड वी ऑल नो दैट कि वर्क निगेटिव कब होता है। तो मान लो अगर ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहाँ से सिस्टम से बाहर सिस्टम अपना खुद वर्क परफॉर्म करता है तो वो वर्क क्या होता है निगेटिव, और जब हम सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। ये बात मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस ऑलरेडी की है, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ पार्ट नंबर 2 और 3 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का देख लो। तो जब कभी भी हम सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम से हम बाहर के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अभी देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा वर्क परफॉर्म्ड बाय सिस्टम। ठीक है, सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है वर्क अपना परफॉर्म कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ फॉर सेकंड कंडीशन की बात करूं तो अगर देखो अपना N1 ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। ये वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाएगी, अगर मान लो ये 5 रहा और ये 4 रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर यहाँ पे -1 आएगा, और ये बाहर का -1 इसे प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ सारी वैल्यू प्लस आ जाएगी, और फिर अपना जो वर्क रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा 0 से बड़ा। और जब वर्क 0 से बड़ा हो जाएगा मतलब वर्क क्या है पॉजिटिव, और वर्क पॉजिटिव तब होता है जब हम सिस्टम को यहाँ पे सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं, यानी वी आर परफॉर्मिंग अ वर्क ऑन द सिस्टम। समझा कि नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम में हम वर्क परफॉर्म करें तो सेकंड कंडीशन क्या बताती है कि हम सिस्टम में खुद काम करते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे N1 ज्यादा है और N2 कम है, यानी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ये ज्यादा है और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस यानी N2 ये कम है, तो हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है और हम खुद सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। बट यहाँ पे थर्ड कंडीशन, अगर मान लो अपना इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस और फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस एकदम एग्जैक्ट इक्वल है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे अपना वर्क 0 रहेगा। Why? बिकॉज सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो अपना वर्क है वो पॉजिटिव निगेटिव कब होता है जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो नंबर ऑफ मोल है ये N1 N2, जो N1 N2 कब चेंज होता है जब हम कोई भी सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं या सिस्टम से वर्क करवाते हैं। ठीक है, तभी होता है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो इसका मतलब कोई भी सिस्टम ने ना वर्क किया है और ना ही किसी दूसरे ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, ना तो सराउंडिंग ने सिस्टम में वर्क किया है और ना ही सिस्टम ने सराउंडिंग में वर्क किया है, तो कोई भी वर्क यहाँ पे हुआ ही नहीं है। इसके लिए स्टार्टिंग का जो नंबर ऑफ मोल था और फाइनल का जो नंबर ऑफ मोल था वो दोनों क्या है इक्वल है। तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से आप लोग याद रखो और इसे समझ के अच्छे से रखो। ठीक है, तो ये था अपना यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन थी, कौन सी, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो एक बात हमेशा याद रखो अच्छे से कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है, कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है देन इनिशियल नंबर ऑफ मोल, तो अगर उसने पूछा देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क, तो आपको याद रखना है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप फटाफट पहले वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये पता कर लोगे, और या फिर आप इन चीजों को याद भी कर सकते हो, तीनों कंडीशन को कंसेप्चुअल तरीके से सीखना है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। और फिर अगर N2 ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्क निगेटिव आएगा, और अगर वर्क निगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑन द सराउंडिंग। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि कौन सराउंडिंग सिस्टम में वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है या कम है या इक्वल है तो ऐसे कंडीशन पूछ लेता है एग्जाम में। तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है और ऐसे ही एग्जाम में अगर कुछ आया तो आपको बता देना है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस, रिएक्शंस के बहुत सारे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं एंथैल्पी के, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एंथैल्पीज ऑफ अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी एंथैल्पी है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसको अच्छे से हम लोग अभी यहाँ पे समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में। तो यहाँ पे दो ही तरीका दिया हुआ है, पहला है एंथैल्पी ऑफ अ फेज ट्रांजिशन और दूसरा है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर चेंज। ये यहाँ पे दो तरीका अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप टेबल को याद कर लो क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं 99% भी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से 100% डेफिनेशन पूछेगा जरूर।
क्योंकि यहां से सिर्फ डेफिनेशन ही आती है। इन 6 में से कोई एक डेफिनेशन 100% आएगी, चाहे जो भी हो जाए। चाहे यहाँ पे देखो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में 3 है। पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये तीनों क्या होती हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर चेंज में अगर आया तो यहाँ पे कोई एक पूछेगा, या तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर एग्जाम में बोर्ड का पेपर सिंपल बनता है तो वो फिर 2 पूछ लेगा एक ही साथ, ठीक है। अगर हार्ड बनता है तो ओनली एक ही पूछते हैं, जस्ट डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स का। बट अगर उनको यहीं से 3 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए तो वो लोग 2 यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लेंगे और आपको जस्ट बताना पड़ेगा, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है। चलो, तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन इन सारे की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, और बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है। बस आप लोग अच्छे से इसको समझ के तो रखो, बाकी चीजें पूरी आसान है और बहुत ही जिंदगी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे समझते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन पहला, ठीक है। फर्स्ट वन वाला हमको यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत ही आसान है गाइस, ज्यादा इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से आपको लगेगा। बस थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ओके, तो देखो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में पहली बात तो भाई समझते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखो, इसमें से कोई भी सब्सटेंस है उसका एक सिंगल फेज उसके दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। कहने का मतलब क्या है, यही चीज देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने एक आइस है, ठीक है, ये कैसा कौन से स्टेट में होता है, ये कौन से फेज में होता है, फेज मतलब स्टेट यार, तो ये सॉलिड स्टेट में है या सॉलिड फेज में है। तो ये कन्वर्ट हो जाए मान लो लिक्विड स्टेट में, ठीक है, कन्वर्जन हो जाए इसका लिक्विड स्टेट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एट कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर में। अगर ये चेंज हो जाए, कौन यहाँ पे आइस से सीधा लिक्विड बन जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट यहाँ पे जो अपना प्रेशर है, इन दोनों में यहाँ पे चेंज हो जाए, यानी कि वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस यानी कि आइस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज ऑफ द सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure. But what is the meaning of that last line, change in physical composition without change in physical composition? तो इसका मतलब ये है कि जो आइस होंगे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स तो वो थोड़े भी चेंज नहीं होंगे, वो जैसे थे, जितने नंबर थे उनका उतना ही नंबर रहेगा। अभी सॉलिड था तो सॉलिड में आइस की जो मॉलिक्यूल थे वो कितने थे उतना ही, बस यहाँ पे लिक्विड में भी बच जाएंगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो ये होता है फेज ट्रांजिशन। फेज मतलब स्टेट का ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस से लिक्विड, तो ये होता है फेज का ट्रांजिशन, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो देखो एंथैल्पी को हम किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को किससे दिखाएंगे, तो यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे ऐसे लिखो और यहाँ पे FUS लिख दो और H, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में एग्जैक्टली होता क्या है, ये सब जो डेफिनेशन समझ गया ना तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजों को समझ जाओगे। और इसलिए डेफिनेशन लाइन टू लाइन एग्जैक्टली कट टू कट याद होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो 6 चीजें हैं इनकी सारी डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, चेंज इन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होता है, तो हमने देखा था कि समेशन ऑफ किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और उसके अंदर को पीवी वर्क, वो कितना पीवी वर्क यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना परफॉर्म कर सकता है, वही होती है उसकी एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच, बट कौन सी, फ्यूजन की, तो डेल्टा एच फ्यूजन का, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया ये, ओके। तो चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स व्हेन, पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, और वो पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपने कुछ भी पॉइंट डेफिनेशन की मिस कर दी ना बोर्ड में तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट है इसका, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ध्यान देना, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यानी बोलने का मतलब ये है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है, क्या होना है, सॉलिड से लिक्विड में, और कितना सॉलिड, तो ओनली 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर,
इतना आसान सा है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि सॉलिड से 1 मोल ऑफ सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर एट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर ही हुआ ना, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर ही हुआ ना। ठीक है भाई, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे थोड़ा समझो अच्छे से। H2S मैंने सॉल्व, अभी देखो अगर आपसे किसी ने पूछ ले कि आइस का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बताओगे? H2O ही बताओगे, बिकॉज क्योंकि वो भी वाटर होता है। तो H2O मैंने यहाँ पे सॉलिड लिया है, मतलब वो क्या है? आइस है। ठीक है, और H2 मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया है, मतलब ये नॉर्मल वाटर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आइस जो है सॉलिड स्टेट का जो चीज था वो कन्वर्ज हो रहा है, उसका फेस ट्रांजिशन हो रहा है H2O में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन इसका हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमेटिकली आइस से लिक्विड बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हीट देनी पड़ेगी, यानी जो Q है हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा आइस को। ठीक है, विदाउट हीट दिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो हीट तो हमें भाई देनी पड़ेगी चाहे जो भी हो जाए। तो जब हम हीट, मान लो ये सिस्टम है जिसे हम आइस कहते हैं, तो ये अगर हीट अगर मैं इसमें दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की हीट कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए अब ये नंबर में फोकस मत करना यार कि 6.01 क्यों लिया किलोग्राम पर मोल, ऐसा क्यों लिया? तो जस्ट ये हीट है और 6.01 किलोग्राम पर मोल देने से यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया, इसलिए लिखा है। बट आपको फोकस करना है उस प्लस साइन में। वो प्लस साइन क्यों आया? वो प्लस साइन इंडिकेट्स दैट कि जो अपना सिस्टम है वो हीट को गेन कर रहा है, और जब हीट गेन करेगा तो वो सॉलिड से लिक्विड बना देगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझ के रखना है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम, यानी टू द रिएक्शन में हम हीट देते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी एंथैल्पी? पॉजिटिव, बिकॉज हीट कैसी है? पॉजिटिव हीट है, तो एंथैल्पी भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। जब कभी भी हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन करेंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे तो। ठीक है, नाउ अगर मैं इसी का रिवर्स फ्यूजन की बात करूं तो रिवर्स फ्यूजन मतलब क्या हो गया कि लिक्विड से सॉलिड बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड गैस है इसको सॉलिड बनाना है। तो अगर लिक्विड को आपको सॉलिड बनाना है तो आप, हमने देखा था ना अच्छे से फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स में, हीट इंजन में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। जब हमने रेफ्रिजरेटर की बात की थी तो भी हमने देखा था कि अगर किसी चीज को लिक्विड है और उसको कोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा? एकदम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर लिक्विड वाटर है और उसे कोल्ड करोगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है? जब हम लोग उस मटेरियल से जिसको ठंडा करना होता है, उस मटेरियल से हीट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हीट बाहर निकालेंगे, ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सामान से, जो भी ऑब्जेक्ट हम ठंडा करने के लिए रखते हैं उससे। जब वो हीट ऑब्जर्व कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट जो गर्मी है बाहर निकल जाती है ना उसकी बॉडी से। तो यहाँ पे जो अपना सॉलिड लिक्विड है वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपना आइस हीट बाहर रिलीज कर रहा है। समझा कि नहीं? और जब आइस अपना हीट बाहर रिलीज करेगा तो ये और ठंडा होते जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि वो और कड़क और सॉलिड बनते जाएगा। तो यहाँ पे हीट ऑफ फ्रीज, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्रीज, ठीक है, या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, ऐसा आप कह सकते हो। ये यहाँ पे माइनस आएगा, बिकॉज कभी भी अगर सिस्टम हीट बाहर लॉस करता है तो कैसा होता है? वो हमेशा निगेटिव होता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस। हाँ, बट एक चीज फिक्स है कि जितना यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बनने में हीट लगी थी, गेन किया गया था, उतना ही अपना यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में या फिर लिक्विड से सॉलिड में बनाने के लिए भी उतना ही हीट लगेगा। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि एक में हमको हीट अंदर देना पड़ता है और एक में हमको हीट बाहर देना पड़ता है। तो ये जो प्लस एंड यहाँ पे जो ये माइनस साइन, जो दोनों प्लस माइनस साइन है, ये यही इंडिकेट करते हैं। प्लस साइन मतलब हीट अंदर गेन किया, माइनस साइन मतलब हीट बाहर लॉस किया। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ के रखनी है। तो ये था गाइस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन में क्या होता है आपको ऑलरेडी समझ ही गया होगा कि अब इसमें क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि इट इज द एंथैल्पी चेंज या फिर चेंज ऑफ एंथैल्पी accompanying the vaporization of 1 mole। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिख देते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस
यहाँ पे या फिर किसी भी वेपोराइजेशन, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस आपके सामने है, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस, इतना लिख के चले आते और वहीं पे टीचर इसको 0 मार्क्स देता है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू गैस मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, कितने लिक्विड का, 1 मोल ऑफ लिक्विड का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी प्रोसेस को हम नॉर्मली वेपोराइजेशन भी कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज द थिंग बट वेपोराइजेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस को होने के लिए कितना हीट गेन का और कितना हीट का लॉस होता है, यही होती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं, तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर डेल्टा W V A P एंड H अगर लिखूं मैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करना है तो हमें लिक्विड को बॉईल करना पड़ेगा, और बॉईल करेंगे तो हम हीट अंदर देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। बट इन द केस ऑफ व्हेन वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, यानी जब हम कंडेंसेशन करते हैं, तो याद रखो अच्छे से गाइस कि वेपोराइजेशन प्रोसेस का उल्टा यानी कि अपोजिट होता है कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन में हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और कंडेंसेशन में हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में यहाँ पे डेल्टा CONH लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन और यहाँ पे माइनस साइन होगा, बिकॉज इन द केस ऑफ कंडेंसेशन अपनी गैस क्या करेगी, लॉस करेगी हीट को, और हीट लॉस करने के बाद फॉर्म करेगी यहाँ पे लिक्विड को। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे अच्छे से आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि बहुत आसान था। नाउ अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला, 3 मार्क्स को अकेला पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, तो ये हो गया यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर लिक्विड से हमने देख लिया गैस में कन्वर्जन, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे वेपोराइजेशन। बट नाउ अब क्या होगा, सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्जन। इतना आसान सा है यार, यहाँ पे बस यही होता है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बनाएगा और लिक्विड से फिर गैस नहीं बनाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है, इसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं भाई क्या होती है। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज या फिर चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड। 1 मोल वर्ड लिखना मत भूलना यार, नहीं तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि हमको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ही कन्वर्जन देखना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो लास्ट का पॉइंट तो लगाना, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस यहाँ पे इतना याद रखो कि सॉलिड को डायरेक्टली हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, कितने सॉलिड को, 1 मोल ऑफ सॉलिड को। और इस टाइम पे जो भी टेम्परेचर चेंज या ज्यादा बढ़ता या फिर घटता है, तो इसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। ठीक है, या फिर चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी आप कह सकते हो। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग गाइस। देखो, अगर हम लोग सॉलिड से, देखो जो वाटर यहाँ पे S का मतलब क्या है, सॉलिड है। सॉलिड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली, सॉलिड से गैस मतलब सब्लिमेशन हो गया, तो कितना यहाँ पे हीट लगा अपने को टोटल हीट लग गया 51 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब सिंगल मोल, 1 मोल क्या होता है, पर मोल मतलब 1 मोल होता है, और किलो जूल मतलब इतने जूल यानी 1000, यानी कि 51.08 किलो जूल का मतलब होता है 51,080 जूल। इतनी जूल हमें लगती है किसी भी वाटर, सॉलिड वाटर को गैस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि वाटर जो अपना आइस होता है, आइस यानी बर्फ को यहाँ पे अगर हम लोग उसको नॉर्मली वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को इतने अमाउंट ऑफ जूल देना पड़ता है। बट ये नंबर जस्ट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है, उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। बस यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है ना। तो यहाँ पे सॉलिड ने यानी कि जो अपना आइस था उसने हीट गेन किया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और ये जो सब्लिमेशन का कन्वर्जन होता है ना, सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन। तो सब्लिमेशन का जो कन्वर्जन है ये यहाँ पे 2 स्टेप का होता है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, और दूसरे स्टेप में वो वेपोराइज होता है।
तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, तो ये क्या होता है, फ्यूजन होता है ना, मतलब सब्लिमेशन में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या हो गया यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और जिसमें यहाँ पे प्लस 6.01 आया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में। और बाद में जो यहाँ पे ये लिक्विड बना, इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इसको गैस में कन्वर्जन कर देंगे। जब ये लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होगा तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए हमको इतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा। तो टोटल कितनी हीट हो गई, वो किसके लिए यूज होती है, वो होती है गैस को यहाँ पे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि अगर टोटली बात करूं तो H2OS से डायरेक्टली सॉलिड से अपने को गैस में कन्वर्ट अगर करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51.08 किलो जूल पर मोल ऐसा मिल जाएगा। यानी कि जब आप इसको टोटल ऐड करोगे, देखो सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझना है। सब्लिमेशन मतलब क्या कि सिंपली सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना, बट ऐसा डायरेक्टली जीवन में लाइफ में डायरेक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी सॉलिड पहले लिक्विड में ही अंदर कन्वर्ट होता है एंड लिक्विड से देन गैस में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड में होता है तो वो क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है, और लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वेपोराइजेशन हो गया। तो जब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को मैं ऐड करूंगा तो अपने को वही मिलेगा ना, डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यही मिलने वाला है ना। तो यही इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देखो 51 ही आया जब हमने दोनों को ऐड किया तभी भी। यानी कि इनडायरेक्टली अगर फॉर्मूले के फॉर्म में बात करूं तो यहाँ पे ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ के रखना है। यहाँ पे फिगर दिखाता हूं आप लोगों को, अच्छे सब समझ जाएगा। देखो ये कोई भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट है और सॉलिड से इसको मुझे गैस तक लेके जाना है। तो ये सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, लिक्विड से हम गैस में जाएंगे तो इसे मैं कहूंगा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज पहले क्या हुआ है, फ्यूजन और बाद में वेपोराइजेशन। बट इन दी केस ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो जाता है यहाँ पे गैस में कन्वर्जन, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इस तरीके से दिखाया जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ जो सब्लिमेशन है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, प्लस एडिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे जो अपने पास ये वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल यहाँ पे कंडीशन। तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स को डेफिनेट और 100% आता है। 2017, 2018 के पेपर में एग्जाम में ये पूछ चुका है लगातार 2 बार। ठीक है, तो इसे छोड़ के इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, चलो अब हम सेकंड की बात करेंगे। देखो गाइज, अभी हमने यहाँ पे अपना ये खत्म कर दिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इतना आसान था ना कि आप कह नहीं सकते हो कि बहुत हार्ड है, बहुत आसान था ये। ठीक है, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। अगर आपने थोड़ा भी 11th का पढ़ा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो, और जो बताऊंगा वही बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये आपका एटम है और ये एटम के बाहर का ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इस तरीके से ऑर्बिट है। ठीक है, और इस ऑर्बिट के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। मान लो ऐसा कुछ भी मैं बना रहा हूँ वैसे ही, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि अभी क्या है सर यहाँ पे फिक्स ऐसा बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी क्रिएट किया है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज मेरी मर्जी कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस एटम से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इसे फ्री कराना है, लूज कराना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जो भी एलिमेंट का ये एटम होगा, अभी सोडियम एलिमेंट का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, जिसका भी रहेगा, फिलहाल ये कार्बन का है। ठीक है, तो जिसका भी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, इसको हीट देंगे। क्या देंगे हम लोग, इसे हीट देंगे। अगर हम हीट देते हैं तो अपना एटम एनर्जी को गेन कर लेगा, अपना जो ये पूरा एटम है ये हीट को गेन करता है और देन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। यानी कि जब कभी भी, एक बात याद रखना, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो अपना एलिमेंट हीट गेन करता है। और यही कंडीशन अगर मैं उल्टा बात करूं, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो, कोई एक नया इलेक्ट्रॉन सपोज आ गया और उसे मुझे ऑर्बिट में देना हो, तो मैं क्या करूंगा, हीट को ऐड कर, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, और जो एटम की थोड़ी सी एनर्जी होगी, जितना कि ये इलेक्ट्रॉन के बराबर की जो एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी को मैं बाहर निकलवा लूंगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम है, उस एटम को एनर्जी ले लिया और एनर्जी के बदले इलेक्ट्रॉन को अंदर दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे,
तो हमेशा हीट लॉस होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कराते हैं तो हीट यहाँ पे गेन होता है, यानी हीट हमको देनी पड़ती है। तो हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो हीट लेंगे। समझा अच्छे से? तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में आप ध्यान रखना, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आयोन यानी आयोनाइजेशन, और एच मींस एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the removal of an electron from one mole of, वन मोल मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखो, वन मोल ऑफ गैस से जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, और वही होती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो सपोज सोडियम है, सोडियम मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करता है, तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे देखो कितनी हीट हमको देनी पड़ी सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए, 494 किलो जूल पर मोल। एक मोल ऑफ सोडियम में से सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए 494 किलो जूल देना पड़ता है, ठीक है। इतनी एनर्जी देनी पड़ी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी वैल्यू है, यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि हमने सोडियम को हीट गेन कराई है, सोडियम ने यहाँ पे हीट क्या किया है, गेन किया है। कितनी हीट गेन किया इसने? 494 किलो जूल, इतनी हीट इसने गेन किया है, और हीट गेन करके इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का गेन होगा, ठीक है। हीट क्या होने वाला है, हीट गेन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो हीट क्या होगा, बाहर लॉस होगा। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो ये हो गया गेन के लिए कंडीशन। नाउ फॉर द लॉस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन अदर हैंड, ध्यान देना अच्छे से, गिव्स, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, याद रखना अच्छे से, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लॉस एंथैल्पी भी कहते हैं, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है, रिमूव भी किया जाता है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस एंथैल्पी भी आप कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूवल एंथैल्पी भी आप कह सकते हो। आपके ऊपर है ना यार, आप क्या कहते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब समझ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंथैल्पी गेन की बात करता हूं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, कोई भी एलिमेंट, सपोज यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे हमें हीट को लॉस करना पड़ेगा। अब देखो ना, अगर मैं अंदर हीट दे रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार, अगर मैं अंदर हीट दे रहा हूँ तो उसके बदले उससे हीट, अगर मैं अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो उसके बदले में उससे हीट बाहर लूंगा, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन आ गया, क्योंकि मैंने अगर इस क्लोरीन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन के बदले मैं क्लोरीन से क्या लूंगा, हीट बाहर रिमूव करवा लूंगा। तो टोटल एक इलेक्ट्रॉन देने के बदले -349, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम है, एलिमेंट है, उसने हीट को लॉस किया है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड गिव द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस फेज एटम, ऑलवेज जो एटम होंगे वो गैसियस फेज में ही होना चाहिए। यहां पर भी देखो सोडियम गैसियस फेज में है, सॉलिड फेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैसियस फेज की याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो गैस एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट मतलब अंदर गेन करना, देखो एक ये एक्सेप्ट होता है और ये एक एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है अंदर गेन करना, एक्सेप्ट करना, ओके। तो ये बात ध्यान रखा अच्छे से, ठीक है। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस अनायन, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहाँ पे एंथैल्पी लॉस होती है। जब कोई भी एटम अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो हीट लॉस करता है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो हीट गेन करता है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखना। तो ये था एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सेकेंड वन देखते हैं एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। यहाँ पे देखते हैं ऑटोमाइजेशन, यानी एटम यहाँ पे लिखो और एच लिख दो। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, जब कभी भी आप लोग ध्यान रखना, द एंथैल्पी चेंज accompanying द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस इनटू एटम्स, मतलब कहने का मतलब है, मान लो सोडियम है, ये एक कोई मॉलिक्यूल है और ये डिसोशिएट होके H+H में बन जाए, यानी सिंगल सिंगल एटम में बन गया, या फिर कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो Cl+Cl में बन गया, यानी कि Cl2 डिसोशिएट हो गया टू फॉर्म Cln+Cl। तो कभी भी यहाँ पे याद रखना, जब कभी भी डिसोसिएशन होता है, तो हमने ऑलरेडी देखा है ना यार कि डिसोसिएशन करवाने के लिए, मान लो अगर आपके सामने NaCl है और आपको इसे ब्रेक करना है, तो आप क्या करोगे, NaCl को हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na और Cl में, यानी कि कभी भी डिसोसिएशन जो होता है ना, तो इसमें हमको हीट देनी पड़ती है। जब हम यहाँ पे हीट देंगे तभी ना वो ब्रेक होगा। तो Cl2 Cl में ब्रेक हो गया, और कितनी हीट उसने मांगी अपने से एटम को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है, यानी एटमाइजेशन जो है, ये T242 यानी कि 242 जो भी दिया है, ये नंबर पे फोकस मत करो यार, मतलब बस पॉजिटिव है ये ध्यान रखो। तो कभी भी हीट गेन हुआ मतलब वो पॉजिटिव होता है, हीट लॉस हुआ वो नेगेटिव होता है।
ऐसे ही अगर मैं CH4 की बात करूं तो कार्बन और 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन ये अलग अलग हो जाएंगे, समझा। तो इस तरीके से यहाँ पे थियरी ऑफ जो एटोमाइजेशन है, यहाँ पे हम यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो 1660 होएगा। तो यहाँ पे मीथेन के लिए ज्यादा है, क्लोरीन के लिए कम है, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे हीट गेन होगा तभी ना डिसोसिएशन होगा, वो हीट गेन करेंगे तभी डिसोसिएट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझ के रखना है। नाउ नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को ऐसा हम लोग लिख के दिखाते हैं और किसी भी सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है ये हमको समझना है, ठीक है। देखो तो कभी भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इज द एंथैल्पी चेंज in the process when 1 mole of a substance is dissolved in the specified amount of solvent। जब कोई भी मतलब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी 1 मोल आपके सामने यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है, सब्सटेंस याद रखो अच्छे से, और वो सब्सटेंस को आप लोग किसी भी मतलब स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में जब ऐड करते हो तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जब सॉल्यूशन बनेगा तो इस टाइम से देखो कभी भी अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन ही बनेगा ना। तो वो सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे कितनी हीट ट्रांसफर या गेन हो रही है वही होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लो NaCl है और NaCl में आप एक्वेस कोई भी सॉलिड NaCl में और वाटर डालते हो, ठीक है, एक्वेस कोई भी लिक्विड मटेरियल डालते हो, वाटर ही नहीं हो सकता, एक्वेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐड करते हो तो वो भी NaCl एक्वेस बन जाएगा, बट यहां से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है ना तो उसने हीट गेन किया रहेगा, क्योंकि देखो सॉलिड से और एक्वेस मींस लिक्विड नॉर्मली, ठीक है, यानी कि लिक्विड फेज में यार जस्ट। तो वहां पे जब सॉलिड से लिक्विड बना तो वो हीट क्या करेगा, गेन करेगा ना, तब ना मेल्ट होगा। अभी मेल्ट कराना है आइस को अगर तो आप सिंपल सा उसमें हीट देते हो, तो वैसे ही जो अपने पास सॉलिड NaCl है तो उसको भी अगर एक्वेस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, भले कम अमाउंट में रहे बट पॉजिटिव हीट है, यहाँ पे 4 kg आएगा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है और ये हो गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कुछ अपने पास यहाँ पे स्टेप्स भी है गाइस, ठीक है, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो जब कभी भी यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट होता है, ठीक है, या डिसॉल्व होता है किसी भी वाटर वगैरह में, मतलब जैसे अगर मान लो NaCl है यानी नमक होता है जो अपना, इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, Na+Cl-, ठीक है। तो जब कभी भी डिसॉल्व होता है कोई भी यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड, और जो आयोनिक कंपाउंड होता है ये हमेशा क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन मेटल होते हैं, क्रिस्टलाइन मेटल यानी क्रिस्टल लैटिस बनाते ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी अगर NaCl अगर आप इसमें क्या करते हो, मिक्सर करते हो NaCl का किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में, तो हमेशा यहाँ पे एंथैल्पी क्या होती है, चेंज होती है, और NaCl अपने आप को ब्रेक कराने के लिए हीट अपने पास गेन करता है। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी ना इस कंडीशन में, जब कभी भी आयोनिक कंपाउंड यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे Mx ले लिया, M मतलब कोई मेटल जैसे सोडियम और X मतलब कोई भी हेलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैंने Cl ले लिया यानी NaCl, Mx की जगह में आप NaCl ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेक करूंगा इसे, तो ब्रेक करने के लिए अपने को हीट अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर दी स्टेप, यहाँ पे देखो ध्यान से अच्छे दिखना, यह क्रिस्टल लैटिस की यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके लिए यहाँ पे एंथैल्पी होगी, और ये हम सबको पता है कि यार इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव ही रहेगी ना, बिकॉज NaCl ने हीट गेन किया है, और जब NaCl ने हीट गेन किया तो इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, द आयंस आर हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब एडिशन ऑफ वाटर। जब किसी भी जैसे कि अभी आपने NaCl को डिसोसिएट किया Na+ और +Cl- में, ठीक है। तो अगर मान लो अगर इसमें से Na+ को या Cl- को सेपरेटली अगर आप हाइड्रेटेड कर रहे हो, यानी इनमें वाटर मॉलिक्यूल अगर आप ऐड कर रहे हो, जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे ना तो ये हीट यहां से लॉस करते हैं, और जब हीट ये लॉस करेंगे तो वो हीट कैसी होगी, वो हीट हाइड्रेशन के टाइम पे अपनी हीट निगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसे अच्छे से हमको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। तो सेकंड स्टेप में जस्ट क्या है, जो आयंस है ना यार, उन आयंस के साथ हमने हाइड्रेशन कर दिया है। XY क्या है, मान लो जैसे 2H2O मैंने लगा दिया या 3H2O लगा दिया, तो वो XY वो दिखा रहा है, ठीक है। H2I कियोमेट्रिक जो नंबर होते हैं 2, 3 वो दिखा रहा है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, तो टोटल सॉल्यूशन की एंथैल्पी यही रहेगी ना कि जो अपना यहाँ पे टोटल अपना जो क्रिस्टलाइन का था और यहाँ पे जो हाइड्रेशन की वजह से जो भी टोटल आया वो रहेगा। और हमने अभी अभी देखा कि जो यहाँ पे क्रिस्टलाइन वाले के लिए एंथैल्पी थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है, और जो यहाँ पे हाइड्रेशन वाले की एंथैल्पी थी वो निगेटिव थी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हाइड्रेशन वाले की एंथैल्पी कैसी रहेगी,
निगेटिव रहेगी। अभी अभी देखा ना हाइड्रोजन वाले की निगेटिव, और पॉजिटिव किसकी रहेगी यहाँ पे एंथैल्पी जो अपनी रहेगी एंथैल्पी। कभी भी याद रखना अच्छे से कि एंथैल्पी किसी भी आयंस की यानी कि जो अपना आयोनिक कंपाउंड होता है उनकी एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी इसकी देखो निगेटिव है, और यहाँ पे और जो अपना एंथैल्पी था किसी भी आयन का लाइक NaCl वगैरह तो इसकी पॉजिटिव रहेगी। देखो यहाँ पे +4 आ गया। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें ये समझ के रखनी थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ के रखनी थी। कोई भी हार्ड यहाँ पे आज का वीडियो था नहीं, बस एकदम आसान था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो समझ जाएगा। हाँ, एक चीज ये है कि यहाँ पे आपको वीडियोस में कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। कंफ्यूजन किस बात का कि देखो हम लोग बार बार ना कैसे भूल जाते हैं। आसान चीजें जितनी होती है ना, सिंपल चीजें, वो याद तो होती है। अब देखो मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, बस बहुत आसान है तो वो भूल जाएगा। बहुत ज्यादा है तो वो 1-2 लाइन याद रहेगा, फिर 3rd लाइन भूल जाता है। तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ता है। कभी कभी तो 10 टाइम भी रिवाइज करना पड़ता है, 20 टाइम भी रिवाइज करना पड़ता है। बिकॉज जिसको याद करना है तो वो तो 1000 बार भी रिवाइज करेगा ना यार, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।